अरब में क्या हुआ? अरब में इस्लाम पैदा होने के बाद क्या हुआ कि वहाँ कोई दूसरा धर्म नहीं पैदा हुआ। भोजन की तलाश में पहले भी व्यक्ति जाता था, टहलता था और 6-6 घंटे भाले फेंक करके, तो पहले ड्यूरेशन कम थी, 6 घंटे भाले फेंक करके एक कोई शिकार लाता था और खाता था। 100 लोग मेहनत करते थे एक पुल बनाने में, 200 लोग। आज एक जेसीबी लगा देते हैं, उसमें 100 लोगों का काम हट गया। आदमी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा नहीं है, ब्रेन का काम आया। अब ब्रेन से भी मुक्ति देने जा रहा है और एआई के युग में आपका स्वागत है। एआई क्या होता है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, ये कैसे हमारे पर्सनल लाइफ से लेकर के हर एक जगह पर घुस चुका है। जहां हम ये सोचते थे कि हमारा पर्सनल लाइफ सिक्योर रहे, वहां आज टाइम में सच्चाई यह है कि हमारी पर्सनल लाइफ भी मीडिया के अंदर आ चुकी है। जब चाहे जो चाहे ऐप हमारे पर्सनल लाइफ को सबके सामने ला करके उजागर कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं नेहा दुबे और आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आज हमारे साथ विशेषज्ञ नहीं पत्रकार हैं नारायण जी। नमस्कार जी, मेरा नाम नारायण द्विवेदी है। दर्शकों, दरअसल क्या है कि पूरी दुनिया में जो एक ट्रेंड है कि किसी भी टॉपिक को समझने के लिए विशेषज्ञों को बुलाए जाते हैं, स्पेशलिस्ट। पर लेकिन उसमें एक समस्या ये होती है नेहा जी कि विशेषज्ञ जब बोलते हैं तो एक सेक्ट पर बोलते हैं, यानी कि फिलॉसफी का अगर विशेषज्ञ है और उसको बुलाया गया तो वो जो बोलेगा वो एक विचारधारा पर बोलेगा, फिलॉसफी के मद्देनज़र बोलेगा, क्योंकि नॉलेज तो उसे फिलॉसफी का ही है। जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट में यही अंतर होता है। जर्नलिस्ट जो होता है वो लगभग हर चीज़ का एक बहुत गहरा तो नहीं कहूँगा, पर लेकिन संतुलित ज्ञान होता है। इसलिए आज ये हमारी एक खास पेशकश है कि हम जर्नलिस्ट के तौर पर एआई क्रांति को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरीके से देखते हैं, समझते हैं, बिल्कुल इसको अपना समझते हैं। तो एक शब्द में अगर मैं कहूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, तो ये है मनुष्यता के, पूरी मनुष्यता को कार्य मुक्त करने का उपाय जी। और ये इतना शानदार है कि इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। क्योंकि वैदिक समय से देखें तो आप भोजन की तलाश में पहले भी व्यक्ति जाता था, टहलता था और 6-6 घंटे भाले फेंक करके, पहले ड्यूरेशन कम थी, बिल्कुल 6 घंटे भाले फेंक करके एक कोई शिकार लाता था और खाता था। बिल्कुल आज भी वही है, 10 घंटे 12 घंटे की प्रक्रिया है, एक लंबी प्रक्रिया है। आदमी ऑफिस जाता है, ऑफिस जाने के बाद की स्थिति ये बनती है कि फिर उससे पगार मिलती, मतलब आदमी मुक्त नहीं हुआ। हम उसी मुक्ति की बात करेंगे आज। आप जिस मुक्ति की बात कर रहे हैं नारायण जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आदमी जो मनुष्य है वो कभी भी काम से मुक्त नहीं हो सकता है। सच्चाई तो ये है। जी, ठीक है। जी। दूसरी बात ये है कि एआई जिस तरीके से ऑफिसेस में आ चुका है, 2021-22 से अगर देखा जाए तो एआई काफ़ी बूम पर था। ठीक है, लोग उस टाइम में धीरे धीरे उसके बारे में जान रहे थे। आज टाइम में ये है कि फ़ोन में भी हमारे एआई है, बिल्कुल। लेकिन एआई आने के बाद कितने लोग कार्यमुक्त हो गए, और वो जो कार्यमुक्त हुए वह कितना निराशाजनक रहा, दुखदाई रहा, पीड़ित रहा कि पूरा का पूरा परिवार एक ही रात में, एक ही दिन में तहस नहस हो गया, क्योंकि कमाने वाला एक और उसकी नौकरी चली जाती है क्योंकि उसकी अब ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आज चाहे आप वीडियो मेकिंग जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं जिस तरीके से, यह भी कहीं ना कहीं एआई इस पर भी असर कर चुका है, एआई इसमें भी आ चुका है। आज कितने बड़े एजेंसीज में आप देखेंगे कि वो वीडियो बनाते हैं सिर्फ एआई की मदद से, कि ईला नाम रख दिया, नीरा नाम रख दिया महिला का, या फिर किसी पुरुष का निरांजल नाम रख दिया, जो भी नाम रखना उन्होंने नाम रख दिया उस स्पेसिफिक मॉडल का। उन्होंने उसको फेस बना दिया, फेस ऑफ द चैनल बना दिया, और उसी से वो सारी स्क्रिप्टिंग, सारी एंकरिंग सब कुछ करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें मनुष्य कार्यमुक्त तो हुआ, लेकिन वह पीड़ित रहा। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। दरअसल क्या है कि सिस्टम कुछ ऐसा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यही एक दुख है अभी जो मौजूदा समय में है, क्योंकि ट्रांजिशन का जो समय होता है ना, बदलाव का, वो बहुत दुखद होता है, पीड़ादायक होता है। ऐसे कैसे? क्योंकि इसके मामले में जो आप मिड जर्नी है, आप जो सोरा एआई है, इसको आप देख लीजिए, हॉलीवुड में इसको लेकर प्रोटेस्ट चल रहे हैं
कि हॉलीवुड में ये कहा जा रहा है, जो डायरेक्टर्स है वो कहा जा रहा है उनके द्वारा कि भाई ऐसा है कि आपकी हम क्लोन बना लेंगे, आपकी कॉपी बना लेंगे, आपको पैसा दे देंगे और आप घर में बैठिए, हम पूरी मूवी बना देंगे। इसी के लिहाज से एक पैरी नाम का एक डायरेक्टर है, उसने $800 मिलियन के प्रोजेक्ट को स्टूडियो एक्सपेंशन के रोक दिया कि भाई सोरा AI आने वाला है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन जो आंकड़े दे रहे हैं वो आंकड़े बड़े डरावने इस सेंस में कि IMF कहता है कि 40% नौकरियां 2030 तक AI खा जाएगा। इसी तरीके से AI इंडस्ट्री के उभार को लेकर के एक बात का जिक्र ये है कि कुल मिला के $1811 बिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी AI इंडस्ट्री की 2030 तक। मतलब इसका आप एक तरीके से गोल्डमैन सैक्स कहता है कि 30 करोड़ नौकरियों पर खतरा आ जाएगा। मतलब एक बहुत बड़ी समस्या है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा। आप ये सोचिए कि AI जब आया तो सबसे पहले इन्फोसिस से कितनी सारी नौकरियां गई। आज भी ले ऑफ चल ही रहे हैं, लगातार ले ऑफ रुक नहीं रहे हैं। एसेंचर, डेलॉयट, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मतलब लोग इनके सपने देखते हैं कि हमें वहां पे नौकरी मिले, और अचानक से एक ही दिन में 8-8 हज़ार, 20-20 हज़ार के आंकड़े ऐसे सामने आते हैं कि सफा चट कर दिया गया। तो ये बहुत ही, मतलब आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि ट्रांजिशन जो होता है काफ़ी पीड़ादायी होता है, बिल्कुल होता है पीड़ादायक। लेकिन पीड़ादायक के साथ साथ ये भी है ना कि जब भी मनुष्यता पर खतरा आता है जी, तो वह पीड़ादायक इंसान नहीं संभाल पाता है। किसी की भी घर में हो, जैसे कि आज सुबह मैं कुछ न्यूज़ पढ़ रही थी तो उसमें ये था कि कोविड के टाइम में बहुत सारे ऐसे थे जो कि अच्छे खासे पोजीशन पर थे, या तो वो खुद कोविड के शिकार हुए थे या तो उनकी फैमिली में कोई ऐसा था जो हॉस्पिटलाइज था, और रात के 12 बजे मेल आता है कि कल से आपकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ट्रांजिशन अगर इतना पीड़ादायक है तो वह मनुष्य तो वो नहीं संभाल सकता है। यह बात हो गई कि अभी आप और हम संभले हुए हैं तो हम ये बात कह रहे हैं, लेकिन अगर हमारे ऊपर भी खतरा आएगा तो शायद से हम भी उस प्रोटेस्ट में आ जाएंगे। और दूसरी बात यह, नारायण की जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि उनको इतने लाख करोड़ रुपए मिले, ठीक है, यह रुपए क्या हम सबको मिलेंगे? कभी नहीं मिलेंगे, सबको नहीं मिलेंगे। ये जो जिस तरीके से अभी बात चल रही है अंबानी की कि उन्होंने डंजो को उन्होंने खा लिया, एक बड़ा नाम जिसने अच्छा खासा फंडिंग दिया, बाद में उसको वीटो पावर ले लिया, सारे पावर्स ले लिए उनसे और उन्होंने उसको खा लिया। तो आप यह देखिए कि AI भी उसी तरीके से है। जितने भी बड़े बड़े हैं जो क्रीमी लेयर में है वो बचे रहेंगे, वो और भी ऊपर जाएंगे क्योंकि उनके पास इतने मशीनरी है, इतने लोग हैं कि वो AI क्या बहुत सारी चीज़ें और भी तब्दीलियां ला सकते हैं, उसको झेल भी सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल इंसान है, जो आम आदमी है, वो आज नहीं, वो आगे भी नहीं झेल पाएगा, क्योंकि आम आदमी या तो खुद के बल पर कुछ करना शुरू करे कि वो सब्जी का ठेला ही लगा ले, लेकिन वो सब्जी का ठेला तो AI नहीं चलाएगा ना, खाना तो, भोजन तो नहीं देगा पेट में जा करके। लेकिन काम की जहाँ तक बात है, अगर हम किसी ऑफिस में या किसी पर टिके हुए हैं तो हमें नहीं पता कि आने वाला समय हमारा भी कैसा होने वाला है। बिल्कुल। पर लेकिन देखिए, संभावित लाभ भी समझ लेते हैं इसमें क्या होगा, क्योंकि देखिए कोई भी अगर परिवर्तन होता है तो उसके 2 कारण होते हैं। इनिशियल पेन होता है और लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट क्या होने वाला है। देखिए अभी क्या है कि रोड सेफ्टी हमारे पास बहुत बड़ा कंसर्न है। रोड सेफ्टी के मामले में जो ऑटो पायलट आ रही हैं, कार ड्राइविंग, और जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इन्वॉल्वमेंट से आप बिल्कुल सेफेस्ट स्थिति में पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से आप देख लीजिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वास्थ्य में माफ़ करिएगा कि उसमें जैसे आप छोटे छोटे केयर टेकिंग में, जैसे आप देखते हैं कई घटनाएं आती हैं कि नर्स पीट दिया पेशेंट को, एक चीज में, पेशेंट नहीं, नर्स ने पेशेंट को पीट दिया। अच्छा, कि बहुत मतलब गुस्से में कि भाई हम नहीं केयर, परेशान हो गए, फ्रस्ट्रेशन, भाई घर में फ्रस्ट्रेट है, वो जा रही है, केयर टेकिंग कर रही है, वो पीट दिया। ऐसी ही स्थिति आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे क्या होगा कि AI छोटी छोटी जो बहुत विशेषज्ञ वाला काम तो नहीं, पर लेकिन छोटे छोटे उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट AI ले रहा है, ऑपरेशन से लेकर के हर चीज़ में आज के टाइम में। जैसे कि हृदय के ऑपरेशन है, ठीक है, घुटनों के ऑपरेशन है, उन सभी ट्रांसप्लांट वाली चीज़ों में AI तो आ ही चुका है।
अब शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है, क्योंकि जो पारंपरिक शिक्षा थी, जो समझाने का तरीका है, एक बार से हम उस दौर से हैं जहाँ एक बार से दूसरी बार टीचर से पूछ लिया जाए तो टीचर बिल्कुल चाक उठा के मार देता था। मतलब ऐसे ऐसे खींच टाइप में कि नहीं यार आप समझ नहीं पा रहे हो क्या है। हाँ, अगर 3-4 बार पूछा तो ठीक है, 5 बार पूछा तो टीचर स्थिति कहता था भाई प्रॉब्लम क्या है आपका सौभाग्य रहा है कि 5 बार हमारा तो दूसरे बार में ये स्थिति हमारा दूसरे बार में बनती थी। कृषि क्षेत्र में जैसे अभी मल्टीपल उसमें हो सकता है, जैसे कृषि क्षेत्र में ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर ऑटोमेटेड भी आ जाएंगे। और अभी जो इलॉन मस्क ने रोबोट लॉन्च किया है, ऑप्टिमस रोबोट, 25 लाख का खरीदिए, मान लीजिए अभी मल्टीपल अगर आपको काम करना है कि भाई वो घर का काम भी संभाल ले और ट्रैक्टर भी कह दो, कमांड दे दो, फलाने वाला खेत जोत के आ जाओ, वो जा, मतलब किसानी के क्षेत्र में अभी, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब इतना आसान होने वाला है ये जीवन। सुरक्षा रक्षा के क्षेत्र में रोबोटिक्स किस तरीके से आगे आ रहे हैं वो आप देख ही रहे हैं कि हर तरीके से माल उठाने में सैनिकों को लेके, भाई जब सैनिक चलते हैं दुर्गम पहाड़ियों में तो क्या होता है कि उसमें ऊपर माल उसका सामग्री रख दिए, खाद्य सामग्री और हथियार, और उसके बाद उसे साथ में चल रहा है। इस तरीके से मीडिया पर भी असर पड़ेगा। मीडिया पर यह पड़ने वाला है कि भविष्य बहुत अनसर्टेन है, बहुत क्रिएटिव जो जॉब है, जैसे इसमें अभी आप बहुत इंटरनल बात है कि जैसे मीडिया में जो डिबेट का सेगमेंट है, जो इंटेलेक्चुअल सेगमेंट है, वो स्थिर रहेगा, पर जो प्रोडक्शन है वो ऑलरेडी हट रहा है। तो प्रोडक्शन तो ऑलरेडी हट चुका है। देखिए हाँ। नारायण जी, आप ध्यान दीजिएगा कि मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनकी खुद की कंपनियां हैं जी। जब उनसे बात करो कि कंटेंट राइटर हमारे कोई लोग देख रहे हैं जॉब के लिए तो क्या आप हायर करेंगे, तो उनका वो ये होता है कि अब हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कंटेंट राइटिंग खुद करने लगे हैं अपना पैसा बचाने के लिए। तो बहुत अच्छा लगता है सुनकर कि वो अपना पैसा बचाएं, क्योंकि उनके पास खुद का पैसा वो तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं अपना पैसा अपनी कंपनी से। लेकिन दूसरी तरफ ये भी समस्या आती है कि कंटेंट राइटिंग अगर करने लगे हैं तो जो लिख रहे हैं उन बच्चों का क्या होगा। और दूसरी बात ये कि कंटेंट राइटिंग, अब जो कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से हम लोगों ने शुरुआत की थी, अगर आपको याद हो, तो हम लोग बैठे बैठे 1 घंटे में 2 से 3 टॉपिक किसी भी टॉपिक पर लिख देते थे जिसमें इंटरेस्ट आता था, हल्का सा पढ़ लिया हमने, और क्रिएटिविटी के साथ लिखते थे, बहुत सारे उसमें एंगल देते थे। आज के टाइम में लोगों की क्रिएटिविटी भी खत्म हो चुकी है। अगर किसी को किसी के ऊपर कविता लिखनी है, मतलब उसकी खूबसूरती पे लिखनी है, उसकी पसंद में लिखनी है, ठीक है, तो उसमें उसके भाव नहीं है, वो एआई पे डाल रहा है, ठीक है, कि नारायण सर ऐसे हैं, और वो नारायण सर के बारे में उसने 10 से 15 लाइन डाल के दे दिया एआई ने। नारायण सर गदगद हैं, फिर ये भी सोच रहे हैं ये तो तुमने बेटा एआई से लिखा हुआ है, ठीक और है? वो कहीं ना कहीं अभी बहरहाल क्योंकि शुरुआती स्टेज में वो पकड़ मर रही है, इससे क्रिएटिविटी मर रही है। आप ये, मैं जब रात में सोती हूँ तो मैं कई बार सोचती हूँ कि जो मेरी क्रिएटिविटी पहले थी, जो सोच मेरी पहले आती थी, वो सोच कहीं ना कहीं अब मेरी जाकर के कम हो रही है, और मुझे डर है कहीं ना कहीं हम लोगों की सोच खत्म ना हो जाए। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ा खतरा है इसका। पर एक चीज़ जो मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगता है, क्योंकि समाज में ये समस्याएं हैं, जैसे कि पर्यावरण को लेकर के, अभी हमने क्या किया कि 10 लाख रोबोट छोड़ दिए। आप समझ रहे हैं, नदी के किनारे इलाकों में 10 लाख रोबोट छोड़ दिए, उनको कह दिए ये सर्किट है, यहाँ से आप जाए, चार्जिंग स्टेशन है, आप अपने खुद चार्ज कर लें और काम में लग जाए। वो 1 महीने में आपको पूरा का पूरा रिवर हरा भरा कर देंगे। मतलब समझ रहे हैं आप कि किस कदर हम उस दिशा में जा रहे हैं। दूसरी बात, अभी शहरी जो करण है, उस शहरीकरण में कई समस्याएं भी हैं। अभी भी हम देखते हैं कि सीवर साफ करते हुए आदमी हमें दिख जाएंगे, बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी त्रासदी है कि अभी बताइए कि किसी के मल में आप घुस करके नीचे और उसकी सफाई कर रहे हो, और ये कितनी बड़ी त्रासदी है कि 10,000 साल बाद हम इस चीज को ठीक नहीं कर पा रहे, और वो अब ये ठीक होगा क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। अब एक रोबोट को उतार दीजिए, वो फिक्स करके चला आएगा, कोई ह्यूमन। तीसरी बात, अब ये समझिए कि क्योंकि देखिए बात ये चल रही है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो हम हाल फिलहाल में डिस्कस भी किया कि किस तरीके से समस्याएं आ रही हैं, किस तरीके से जॉब जाएंगी, जरूर जाएंगी। पर इतिहास में हम अगर नजर डालें तो क्रूरता किस तरीके से भरी पड़ी है। इतिहास में आप चलिए, औद्योगिक क्रांति के पहले, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले की स्थिति समझिए। उस स्थिति में एक गाना आपको याद होगा, गाना कौन सा? क्रांति मूवी का, जी ले घड़ी दो घड़ी। बात समझ रहे हैं? उस गाने में सीन को याद करिए आप, सीन कौन सा था? कोड़ा लेके आ रहा है और जो नाव चला रहे हैं उनको पीट रहा है,
कोड़ा से पीट रहा है, मार रहा है। मतलब बंधुआ मजदूरी किस हद तक थी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले। कपड़ों जब जाते थे इंडस्ट्री के अंदर, वहां 18-18 घंटे लेबरों से वर्क कराया जाता। आज भी तो यह हो रहा है, पर आज थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, क्योंकि बौद्धिक काम में शिफ्ट हुआ है। पहले क्या है कि आपको हार्ड वर्क हाथ से करना पड़ता था, मशीनें आने के बाद चीजें हाथ से नहीं जा रही हैं। नहीं, यह कह सकते हैं कि शायद से हम और आप नहीं देख रहे, इसलिए हम ऐसा कह पा रहे हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं है नारायण जी। अगर जैसे मेरी कुछ टाइम पहले किसी से डिबेट हुई थी कुछ चीजों पर, कि भाई इंडिया में अब लोग 2-3 हज़ार की नॉर्मली साड़ियाँ पहनने लगे हैं, कपड़े खरीदने लगे हैं। तो उनका ये कहना था, वो यूके में बैठे थे, उन्होंने कहा कि ऐसा आप देख रही हैं, ऐसा नहीं है, नॉर्मल नहीं है। अभी भी लोग 150-200 रुपए के लिए भी मारामारी करें, क्योंकि बेरोजगारी बहुत है। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। मैं सुबह अपने बेटे के साथ मॉर्निंग वॉक पे निकली, तो मैंने देखा कि एक महिला थी सूट में, और वो रात में मंडी लगती वहाँ पे सड़क पे, तो मंडी जब उठ गई थी, सुबह में वो 5 बजे 5:30 बजे के आसपास आलू जो मिट्टी में दबे हुए थे उसको निकाल रही थी, कि कोई अच्छा खासा अगर सब्जी मिल जाए हल्की फुल्की, मैं जाके बना लूं। और मुझे उस टाइम झकझोरा उस चीज़ ने कि सच में बेरोजगारी इतनी है कि लोगों के लिए 20 रुपए भी बड़ी बात है। देखिए, ये असमानता तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि मनुष्य आज टाइम में मशीनरी आ चुकी है, मशीनरी आ चुकी है, बिल्कुल आ चुकी है, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत मजदूर आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं, और उनको बोलने की आज़ादी नहीं है। चाहे आप एमपी में देख लीजिए जा करके, जहाँ भी जहाँ पे भी ये माइंस वगैरह हैं, वहाँ पर आप जाकर देखेंगे बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जो आज नहीं, वो मजदूरी कर रहे हैं, उनके पिताजी मजदूरी कर रहे थे, उनका बेटा आने वाले समय में करेगा। उनको लिखवाया गया है कि आप नौकरी नहीं कर सकते, आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, और उनको इसी तरीके से वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको उसी तरीके से उनको लेके जा रहे हैं। यह बहुत बड़ा प्रश्न है। दरअसल बात ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि समाज में ना, हम जब कोई सुधार की बात करते हैं तो उस सुधार में बात ये होती है कि हम 90% की बात करते हैं, क्योंकि आदर्श स्थिति समाज में लाई नहीं जा सकती। बिल्कुल। मतलब क्रांतियां कई हुई, कई क्रांतियों ने दावा किया कि हम आदर्श स्थिति ले आएंगे, और सब फ्लॉप हो गई। मनुष्यता को हर कुछ साल में चेंजेस की जरूरत होती ही है, जैसे हम नया कपड़ा पहनते हैं। तो हम बात ये कर रहे थे कि इतिहास में 90-99% लोगों के साथ जो त्रासदी हो रही थी, वो त्रासदी किस तरीके से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने कम किया। बिल्कुल। क्योंकि आप देखिए, आज के टाइम में और पहले के टाइम में, पहले आदमी एक किसान हल से 4-4 दिन जुताई करता था, एक बीघे। बिल्कुल। एक किसान आज खड़ा होता है और सेम डे वो एकड़ों जमीन जोत के चला आता है, एक बंदा, कुछ ही घंटों में। और वहीं कतराई में देख लीजिए, मतलब पूरी किसानी का जो एक टाइम था वो 2 से 3 महीने चलता था, और बहुत चेंज हो चुका है, और फसल बर्बाद हो जाती थी। बिल्कुल। आज आप देखिए, और आने जाने का समय, पहले आदमी, आप अभी तो कम हो गया, अभी बंगाल में ही आपको ट्रेडिशन के तौर पर देखने को मिलेगा कि ह्यूमंस एक्का लेके चलते हैं, वो जो गाड़ी, बिल्कुल, आदमी गाड़ी हाथ से उठा के चलता है, वो तो रिक्शा, उनका ट्रेडिशन, हाथ रिक्शा, हाँ, वो तो ट्रेडिशन का हिस्सा है, वो तो बंगाल का है। पर लेकिन इस तरीके की चीज और जगह आपको देखने को मिलती कि हमारे यहाँ साइकिल से आदमी उसको रिक्शा पहले चलाते थे। मतलब उसको दिन भर पसीना, बुढ़ा एक आदमी जा रहा है चढ़ाई में, बुजुर्ग नवयुवक बैठे बुजुर्ग चला रहा है, बिल्कुल 70-75 साल का इंसान। हाँ, और हम ऐसा देखते आए हैं। उस चीज को, उस पीड़ा को कमोवेश खत्म किया गया है। दूसरी स्थिति देखिए, आईटी रिवॉल्यूशन ने क्या किया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने यहां तक पहुंचाया, आईटी रिवॉल्यूशन ने क्या किया। आईटी रिवॉल्यूशन ने इस तरीके से चीजें की कि पहले किसी को भी जो लाल फीताशाही है आके उठा ले जाती थी, मारती थी, कुछ भी हिंसा करती थी। आज उसे शक है इस बात का कि कैमरा कहीं भी हो सकता है। बिल्कुल। और अगर कैमरे में आ गए तो आप भले ही चाहे जितने बड़े कलेक्टर हों, डीएसपी हों, या कोई भी हो, या फिर ठेकेदार हों, या कोई भी हो, अगर वो राजनीति में वीडियो आया, वायरल हुआ, तो आपकी दुर्गति तय है। बिल्कुल। मतलब हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी की तरफ बढ़ते हुए कदम है। और कैसे? केवल और केवल आईटी और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से। मतलब हम जानवर से व्यक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, इंसान की तरफ। हाँ। इंसान की तरफ। दूसरी बात, आप ये देखिए कि इस शोषण से
इस जो महान शोषण हमने देखा, और अब उस शोषण से मुक्ति हमें मिली, शारीरिक श्रम पहले गया। जो व्यक्ति 100 लोग मेहनत करते थे एक पुल बनाने में, 200 लोग, आज एक जेसीबी लगा देते हैं, उसमें 100 लोगों का काम हट गया। मतलब आदमी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा नहीं है, ब्रेन का काम आया। अब ब्रेन से भी मुक्ति देने जा रहा है, और एआई के युग में आपका स्वागत है। ये वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है जो हमारा इतिहास रहा है। वैदिक सभ्यता में हमने ये कहा था कि व्यक्ति को ये सब माया है, व्यक्ति को केवल और केवल आया है यहां तो खुद की खोज करने और इतना अर्जित कर लेने कि अपनी योग्यता विकसित करके जितना उससे आए उतना खा लीजिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन नारायण जी मैं यहाँ रोकूंगी कि जब आपने कहा कि 100 लोगों का काम हट गया, 100 लोग कहाँ गए? उस पे आते हैं बिल्कुल, बहुत मैं किसी भी रिवॉल्यूशन के खिलाफ नहीं हूँ जी, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो चाहे वो टेक्निकल हो जी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वैदिक में कहा गया है कि आप यहाँ आए हैं मनुष्यता की खोज करने, खुद की खोज करने। खुद की खोज तो आप काम करते हुए भी कर सकते हैं बिना किसी का ह्रास किए, ठीक है। हमें इंसानियत के नाते भी अगर देखा जाए, एआई बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। एआई से मेरा बेटा पढ़ लेता है, एआई से मैं बहुत सारे काम कर लेती हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी रिसर्च कर लेती हूँ जिसमें मुझे शायद से 1 हफ्ता लगता, वो मुझे कुछ ही टाइम में हेल्प कर देता है कि आप ये चीज़ें जा करके खंगाल लीजिए अच्छे से, तो आप उस पर अच्छे से लिख पाएंगी, ठीक है। लेकिन एआई अगर आप जिनको बहुत इस्तेमाल करने की आदत है तो उनको ये भी पता है कि एआई बहुत गलत लिखता है। और अगर आप मशीनरी में जाएं तो मशीन होती है। मैं देखती हूँ अक्सर नोएडा दिल्ली में कि लोग गाड़ी चलाते हैं 120-130 की स्पीड पे। नोएडा मतलब बिल्कुल संकरी गलियां हैं, फिर भी उस पर वो चला रहे हैं, और जब पूछो तो लोग कह देते हैं कि इनका हाथ साफ है। हाथ तो आपका साफ है, हाथ तो जो 60 की स्पीड पे चला रहा है वो भी, उसका भी हाथ साफ है 40 की स्पीड पे। बात यह है कि आपको नहीं पता है कि दुर्घटना कब और कैसे हो जाए, है तो मशीन पर ही आपका हाथ पैर ना। दरअसल तो आप जिस टाइम बोल रहे हैं कि रोबोटिक्स लगा दिया जाए तो नदियां साफ हो जाएंगी और हरा भरा हो जाएगा, बिल्कुल ये सरकार के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मुझे तो लगता है यमुना को बहुत अच्छे से साफ करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन इसके अलावा अगर मैं देखूं कि मैं रोबोट पर बिल्कुल भी, मैं ऐसी इंसान हूं कि मैं रोबोट पर पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर सकती हूँ। रैदर देन मैं रोबोट पर विश्वास करने के अलावा मैं खुद से कुछ काम कर लूँ, मैं रोबोट्स बोलूँ भाई उसका जो भी है उसका डिसमेंटल कर दो आप, बेहतर है, क्योंकि मुझे नहीं पता किसी पल आकर के मैं गला घोट दे। और ऐसे बहुत सारी कहानियां आई हैं सामने, जी बिल्कुल आई कि किसी आर्मी ऑफिसर के यहाँ पर रोबोट थी, वो खाना वाना बनाती थी, उन्होंने उस दिन खाना भी खाया और भाई मैडम जी ने आकर के गला भी दबा दिया। तो ऐसी भी चीज़ें देखने को सामने आई हैं। देखिए, कोई भी अगर प्रोग्रेस होता है तो पहले उस शुरुआती स्थिति में जब होता है तो उसमें कमियां होती हैं, नहीं, स्वागत भी करने के लिए रेडी हैं, लेकिन बात यह है कि स्वागत के साथ साथ ना हमें यह भी समझना होगा कि हम बिल्कुल उस पर निर्भर नहीं रह सकते। जी मैं आपको बताऊं, जैसे कोई भी चीज़ है, अगर उसका पॉजिटिव हो उसको तो उसका निगेटिव है, आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या यूज कर रहे हो। पहली बात, फॉल्ट होता है तो उसके लिए कंपनियां जिम्मेदार हैं, उनको ठहराना चाहिए कि आप भाई कैसे कोडिंग कर रहे हो, उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल करना चाहिए। खैर, पर लेकिन मनुष्य मेरे हिसाब से काम करने के लिए नहीं बना है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, पर लेकिन यही है। क्या होता है कि मनुष्य और जंगल में, मनुष्य समाज में रहता है और जंगल की स्थिति है। आज जंगल की स्थिति है कैसे, छोटी छोटी प्रॉपर्टी के लिए भाई भाई का कत्ल किए दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमें रोटी का टुकड़ा फेंक दिया गया है और कह दिया गया है कि तुम्हारा सारा समूचा समय और तुम्हारी सारी जिंदगी किसके लिए है? इस रोटी के लिए। समस्या ये, क्योंकि जंगल में जो पशु बैठे हैं वो भी यही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उनके कोई रिश्ते नहीं है। अगर आप मांस का टुकड़ा वो पा जाएंगे तो आपस में लड़ जाएंगे। ये स्थिति, और हमारे यहां ऐसा नहीं था। वैदिक समय में क्या था? उपनिषद का ऋषि कहता है तेन त्यक्तेन भुंजिता, मतलब जो त्यागता है वही भोगने का अधिकारी। बड़ा उल्टी बात है, पर ऐसा ही है। हमारे यहां भगवान राम जब चित्रकूट पहुंचे, वनवास दे दिया गया, तो इधर से चक्रवर्ती साम्राज्य लेकर भरत पहुंचे कि लो ये पकड़ो अपना भैया, मुझे नहीं चाहिए। क्यों? आज क्या स्थिति है? नहीं, ये मुझे चाहिए। मतलब आप समाज का कॉन्सेप्ट समझिए। एक कोई चीज है, मैं अगर आपको ये कहूं कि ये चीज आप रख लीजिए, और आप कहें कि ये चीज आप रख लीजिए, तो यहाँ करुणा पैदा, ज्यादा सुख ये करुणा पैदा करती है। ये आप रख लीजिए ना, अरे नहीं आप, अरे मेरे पास है ना यार, आप रख लीजिए।
ये भाव क्या है? ये भाव समाज को बनाता है जो मनुष्य है। और जंगल में क्या है? ये मैं रखूंगा, वो कह रहा है मैं रखूंगा, ये मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा। ये हम दरअसल हम अपनी कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहे हैं कि हम वैदिक समय में थे क्या। दूसरी बात, हम किस तरफ जा रहे हैं? एआई जब आएगा उस वैदिक फिलॉसफी में हम 10,000 साल से भाला फेंक करके जानवर की तरह भोजन के लिए रिपिटेटिव वर्क मनुष्य के लिए नहीं है, मनुष्य बढ़ने के लिए। जैसे ब्रह्म का कॉन्सेप्ट है बढ़ना, जो बढ़ रहा है। इसलिए आप जो भी चीज देखेंगे सब बढ़ रहा है। मनुष्य बढ़ने के लिए, उन्नति के लिए, मनुष्य रुकने के लिए नहीं कि सेम चीज में वो फंस कर सेम चीज कौन करता है? बंधुआ करता है। बंधुआ नहीं मनुष्य क्या है? आज ये किया, कल एआई से बेहतर, परसों फिर क्या होगा? जब मनुष्य फ्री हो जाएगा पूरी तरीके से, फिर करेगा क्या? क्योंकि संकट पैदा होगा। अगर फ्री हो गया मनुष्य इतना ही दुष्ट है जितना आज है, तो फिर होगा क्या? फिर संघर्ष खड़ा होगा। कैसे? क्योंकि जब अभी तो इंटेलेक्चुअल आदमी जब इस बात पर बिलीव करने लगेगा कि मेरे पास पैसे के अलावा मेरा कोई नहीं है, वो बंदा एआई का सहारा, क्योंकि बौद्धिक आदमी है, एआई का सहारा जब वो पा जाएगा ना, विनाश कर देगा। बिल्कुल। मतलब क्या है? वहां स्थिति क्या बननी चाहिए? वहां स्थिति ये बननी चाहिए कि हमें वैदिक सोसाइटी की तरफ मूव करना पड़ेगा। कार्यमुक्त मनुष्यता हो गई, ऑटोमेशन बिठा देना चाहिए, हर जगह दे देना चाहिए। अभी क्या है? भविष्य में किस चीज की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी? जैसे सब कोई फ्री हो गया, कार्यमुक्त हो गया, तो इंपॉर्टेंस इस चीज की बढ़ जाएगी कि ह्यूमन मिस्टेक जो होते हैं ना, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। कैसे? अब एक पेंटिंग जो व्यक्ति कर रहा है, उस पेंटिंग में आप ह्यूमनाइड है इस बात का आंकलन लगा लें, क्योंकि उसमें गलतियां हैं। अभी परफेक्शन की इंपॉर्टेंस है, अभी बिल्कुल, अभी परफेक्शन पर, लेकिन बाद में ह्यूमन मिस्टेक की इंपॉर्टेंस बन जाए। अरे ये आदमी का बनाया हुआ है, अरे चलो 20 लाख की पेंटिंग है। होता भी यही है। हाँ, होता भी यही है। पर लेकिन भविष्य में क्रिएटिविटी के लिए आदमी के पास समय होगा क्या? गांव हमें ऐसे बनाने होंगे। कैसे? गांव में हमें ऐसे व्यक्ति खड़ी करने होंगे जो पहले था। कैसे? इतनी सरलता। उसका उदाहरण बताता हूं। बाहर से एक व्यक्ति आया मांगने की, बाहर से पड़ोसन आई एक घर में, और वो मांग रही है कि मुझे थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं आप, बर्तन, कोई फलाना बर्तन दे दीजिए। तो वो तुरंत बोली मेरे पास बर्तन नहीं है वो वाला, जबकि पास उसके पास था। तो पीछे से उसका छोटा सा बच्चा आता है, मम्मी वो रखा तो है पीछे, आप दे काहे नहीं रही हैं? हमें ये मानवता चाहिए, वो मानवता चाहिए कि एक के घर में खाना कुछ बनता था और मोहल्ले का व्यक्ति उसको देने आता था, सारे मोहल्ले में बढ़ता था। हमें वो मानवता चाहिए। हमें वो मानवता चाहिए कि एक का अगर एक्सीडेंट हो गया तो पूरा गांव देखने आता था। हमें वो मानवता चाहिए। बात इसकी नहीं है, बात इसकी है कि हम एक सिस्टम के मकड़जाल में हैं जहां हमने नाचना हम भूल गए। हम बीच में आग जला के और पूरा गांव नाचता था। दरअसल सही बात तो ये है कि आप 200 मीटर ऊपर से अगर आप देखेंगे कि यार बेवकूफ़ी क्या कर रहे हैं, ये नाच रहे हैं। संस्कृति हमेशा बेवकूफ़ी होती है। कैसे? आप क्रिकेट स्टेडियम में जाइए, ऊपर से भगवान देख रहा होगा कि क्या चल रहा है तमाशा। एक बॉल आ रही है, फिर वही मार रहे हैं, फिर भाग रहे हैं, फिर पकड़ रहे हैं। क्या बेवकूफ़ी चल रही है यार? एलियन कोई ऊपर से देखे तो कहे ये बिल्कुल बेवकूफ़ है क्या, पगला गए हैं, ये वही काम क्या कर रहे हैं बार बार, एक ही चीज़ क्यों कर रहे हैं? और ये हंस भी रहे हैं, तालियां भी बजा रहे हैं, क्या ही बेवकूफ़ी है। मतलब जो भी मूल्यवान है वो बेवकूफ़ीपूर्ण है, जो भी मूल्यवान है। कहने का मतलब ये है कि हम मानवता के उस मुहाने पर जा रहे हैं जहां व्यक्ति फ्री है, बिल्कुल खाली है और उसके पास करने के लिए समय बहुत है। हाँ, अब वो नौकरी जाने का एस्पेक्ट पर हम चर्चा करते हैं कि नौकरी जाएगी तो अभी उथल पुथल का हमने देख लिया कि अगर इंटेलेक्चुअल आदमी के हाथ में अगर एआई आ गया तो किस तरीके से वो विनाश करेगा, समाज किस तरीके से ध्वस्त हो जाएगा। अब आप बात करते हैं हम कि पहली बात तो इसमें यूनिवर्सल बेसिक इनकम की अभी से बात चलने लगी है। बड़ी बड़ी कंपनियां, मेटा, एप्पल, इन सब ने यूनिवर्सल बेसिक इनकम की वो कर दी है, एक तरीके से पक्ष ले लिया है। कैसे? यूनिवर्सल बेसिक इनकम का मतलब होता है कि एक अमाउंट हर सिटीजन को देना चाहिए, वो चाहे अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो। एक अमाउंट हर सिटीजन को देना चाहिए बेरोजगार रहने के लिए। मतलब कि व्यक्ति अपने मन का काम करे, 30 से 40 हज़ार, 50 हज़ार का महीना, उसे जो भी एक अमाउंट है, और उसके बदले क्या करेगी सरकार? क्या करेगी उसके बदले? सरकार पैसा कहाँ से पाएगी इतना? उसके बदले ये होगा कि अर्थशास्त्रियों की टीम बिठानी चाहिए, जो सामाजिक, जो बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी है। सरकार को इमीडिएट मीटिंग बैठानी चाहिए
कि हम पीछे रह जाएंगे नहीं तो। एनालाइज करो देश के अंदर कि किस इंडस्ट्री में कितना रेवोल्यूशन लाया जा सकता है, ऑटोमेशन कितना किया जा सकता है कि आदमी जाए ही ना, छोड़ो बात खत्म करो। इधर ये होना चाहिए, और फिर जो ऑटोमेशन से पैसा आएगा वो पैसा जाएगा, मतलब उसका, जैसे कि मान लीजिए कोई इंडस्ट्री में ऑटोमेशन हो गया, कह रहे हैं कि 100%, तो रेवेन्यू का उसमें 50% सरकार को चला जाएगा वहीं से, और वो सरकार जनता को बांटेगी। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं जी, वो आप मेटा, एप्पल और सरकार की बात कर रहे हैं। सरकार, क्या भारत की सरकार की आप बात कर रहे हैं इसमें? बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं कि ये इन्वॉल्वमेंट भारत को लेकर भी नहीं, बहुत पीछे रह जाएंगे, यही मैं कह रहा हूं, क्योंकि इस क्रांति में हमारा बहुत बड़ा योगदान है। रीजन क्या है? जितना सस्ता डेटा हमारे यहाँ है 2014 के बाद से, खासकर मैं इसलिए सरकार के पक्षपात में मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि जिस तरीके से हम फ्री हैंड दे दिए हैं अपने किनको, अपने बिजनेस को, कि नहीं करो आप, और इतना सस्ता कर दो चीजों को कि आतंक मच जाए। बिल्कुल। और वो चीज हुई। हमारे गांव में आज 93 करोड़ 94 करोड़ लोग आज नेट कहीं ना कहीं से एक्सेस कर रहे हैं। मतलब इतना बड़ा बेस है हमारे पास, आज गांव में है, गांव में हर जगह। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम उस मुहाने पर हैं। जैसे मान लीजिए अब ऑटोमेशन हो गया, समाज शास्त्रियों को इकट्ठा करना चाहिए। अब भाई ऑटोमेशन करके फ्री तो कर दिए लोगों को, अब पर लेकिन लोग नाचेंगे, हर आदमी नाचेगा थोड़ी नहीं, क्योंकि आज एक दिन अगर ऑफिस की छुट्टी हो गई तो दूसरे दिन घर में आतंक मच जाता है। बिल्कुल। समस्या वो आ गई है कि हम फ्री रहना नहीं जानते। कैसे? हमारे घर में हम समाज खो चुके हैं। दरअसल एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ, ओशो, आज से करीब, अभी एक्सपायर हुए, करीब अभी 19वीं सदी में ही हुए थे। 19वीं सदी में हुए थे, हाँ। तो 19वीं 20वीं के आसपास हुए थे। तो उन्होंने कहा था कि हम वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा कर लेंगे, हम वैसा सिस्टम बना लेंगे, कच्चे मकान भी बना लेंगे और तुरंत बन जाएंगे, पर लेकिन वैसी मानवता नहीं खड़ी कर पाएंगे। बिल्कुल। और उसमें बहुत टाइम लगेगा। कैसे? वही खतरनाक है। हाँ, और यहां पर क्या है कि अगर आप एक व्यक्ति को फ्री कर देंगे जो केवल काम करना जानता है, उसे आप सिखाएंगे नहीं कि नृत्य कैसे करना है और खुश कैसे रहना है। क्योंकि आज आप, सबसे बड़ी त्रासदी है कि लोगों को खुश रहना नहीं आता है। घर में कोई हस्बैंड वाइफ को काट के ड्रम में बंद किए दे रहा है कहीं कहीं। मतलब स्थिति क्या चल रही है? जबकि खुशी घर में है लोग, लेकिन तब भी लोग बाहर देख रहे हैं। खुशी बाहर देख रहे हैं, खुशी खुद में है, लेकिन तब भी हम कहीं और देख रहे हैं। मेडिटेशन हमें सिखाना पड़ेगा। जो हमारा वैदिक समाज था उसमें हमने वर्ण व्यवस्था, हमने माफ करिएगा, आश्रम व्यवस्था कर रखा था। 25 साल तक व्यक्ति अध्ययन करेगा, 25 साल तक व्यक्ति अध्ययन करेगा, 50 साल तक गृहस्थ में रहेगा, उसके बाद फिर वानप्रस्थ चला जाएगा, संन्यास्त हो जाएगा। ये स्थितियां हमें बतानी पड़ेंगी, ये समझानी पड़ेंगी कि किस तरीके से हमें समाज में जीना है और किस तरीके से हमें। लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 25 साल तक इंसान आश्रम में रहेगा, उसके बाद वानप्रस्थ चला जाएगा जी। इसमें यह भी मुझे लगता है कि इसमें यह भी होना चाहिए कि इंसान की इंसानियत तो बची रहे। उसके लिए तो हमारा है कि इंसान में इंसानियत ज़्यादा है। जिस तरीके से आज के हाल फिलहाल के वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि मनुष्य को ही काटने के पीछे दौड़ा जा रहा है, चाहे वो पैसे का लोभ हो, चाहे वो धर्म का लोभ हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का लोभ हो, चाहे वो पोजीशन राजगद्दी के लिए लालच हो, लेकिन इंसान किसी ना किसी तरह लालच में आकर के इंसान को काटने के पीछे है। लेकिन जब आश्रम जैसा वैदिक समय आ जाएगा तो उसमें यह भी रहे कि जितना हम आगे आ चुके हैं कहीं हम पीछे ना चले जाएं। तो हमने जब एआई बना दिया, हमारा जब एआई बहुत अच्छे से काम करने लगा, तो उससे ऊपर क्या जी है ना, कहीं ये भी ना हो जाए कल को आकर के। बहुत शानदार क्वेश्चन आपने किया। दरअसल ये बात ये है कि वैदिक समाज में दो विचारधाराएं थी, एक नास्तिक और एक आस्तिक। हमारे यहाँ चारवाक जैसे ऋषि पैदा हुए जो भगवान को नकार दिए कि ईश्वर नहीं है। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कर्जा लो, घी पियो और मर जाओ, क्योंकि चुकाना टेंशन नहीं, क्योंकि भगवान है ये नहीं, किसी का चुकाना नहीं क्योंकि भगवान ही नहीं है। ऐसी स्थिति उन्होंने कहा। उधर हमारे वेद हुए अहम ब्रह्मास्मि मही ब्रह्म। मतलब दो स्थितियों में हमारा अल्टीमेट पर्पस क्या है, ये ढूंढना। कैसे? कि विज्ञान इस लिहाज से ढूंढता है, उन्नति ठीक है कि हम टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेते हैं, हम उससे संसाधन, पर लेकिन अल्टीमेट पर्पस क्या है? एक नास्तिक का भी अल्टीमेट पर्पस, वैज्ञानिक से बड़ा नास्तिक मैं नहीं मानता हूं किसी को। वैज्ञानिक इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जो धरती, मटेरियल और ब्रह्मांड के हर एक पार्टिकल में ईश्वर को ढूंढता है, ये प्रयास कि मैं कौन हूं, क्यों हूं, ये अस्तित्व क्यों है,
वो वैज्ञानिक है। और अंतिम वैज्ञानिक बिना प्रमाण के, बिना साक्ष्य के नहीं मानते हैं। वो अपने पांचों इंद्रियों से जो महसूस करेगा वही जानता है। पर वही आध्यात्म, एक पूरा सेगमेंट आध्यात्म का था जो अंदर यात्रा करके परमात्मा को ढूंढता है, अंदर यात्रा करके, वो बहुत नितांतिक है। मतलब हम दो लोगों को शिकार पे निकाल सकते हैं। एक, जाओ विज्ञान के क्षेत्र में जाओ, खोजो परमात्मा को का शिकार करो, खोजो उसे, कहाँ है वो, समझो, नहीं मिल रहा है उसी को टेंशन ना लो, पर लेकिन खोजो। दूसरा सेगमेंट हम दे दें आस्तिकों का, जाओ तुम, हमें ऐसा रखना पड़ेगा ना, बहुत लिबरल माइंड, कि ईश्वर नहीं है, अच्छा नहीं है, तुम कह रहे हो ईश्वर नहीं है, चलो बताओ कैसे नहीं है। हाँ, हमें मतलब उस पर बात कर सके, उसको समझ सके, क्योंकि हम कि अगर किसी ने बोला कि ईश्वर नहीं है तो उसको समझाने के लिए भी उसके पास आंसर हो। बौद्धिक आदमी, बिल्कुल। क्योंकि हम इतिहास में अगर ऐसा ना होते ना तो हमारे यहाँ हजारों पंथ पैदा ना होते। हम देखिए अरब में क्या हुआ, अरब में इस्लाम पैदा होने के बाद क्या हुआ कि वहाँ कोई दूसरा धर्म नहीं पैदा हो पाया। क्यों? क्योंकि जब आप रिसेप्टिव होते हो ना कि यार नहीं जो कह रहा है, अभी वहाँ मंसूर अल हल्लाज नाम का एक सूफी फकीर हुआ, उसने बोल दिया अनल हक, मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ, और उसको उल्टा टांग के छेल दिया गया। मतलब कहने का क्या है, मतलब ये है कि हमारे यहाँ बुद्ध पैदा हुए, महावीर पैदा हुए, और गोरख पंथ नानक कितने पैदा हुए, कितने महापुरुष पैदा हुए। हमारे पास कितनी झांकियाँ हैं ईश्वर को, हमारे यहाँ कितने खान पान हैं, जोधपुर में चले जाइए अलग मिलेगा, साउथ में चले जाइए अलग, कहीं भी चले जाइए, कितने पहनावे हैं। क्योंकि हम इंजॉय इस बात को करते हैं कि आप दूसरे तरीके से बोलिए, हम दूसरे तरीके से बोलते हैं, और आप मजेदार बोल रहे हैं, हम मजेदार बोल। बात इसकी नहीं है कि क्या सही है, बात इसकी है कि हमारे पास डाइवर्सिटी कितनी, हजारों भाषाएं इसलिए हमने बनाई। इस सेगमेंट में हम बाद में बात करेंगे, पर लेकिन बात इसको कंक्लूड अगर हम करें तो हम एक ऐसी सिविलाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं जहां मानवता फ्री होगी, और काम किसके हाथ में होगा? मशीन्स के हाथ में पूरा काम, यहां तक कि झाड़ू पोछा बर्तन खाना, वो सब तो हो ही रहा है, वो हो रहा है, ऑप्टिमाइज कर रहा है। और अगले 5 साल के बाद की बात कर रहा हूं कि बहुत जल्दी स्थितियां बदलेंगी। सरकारें जितना जल्दी जाग जाएं उतना जल्दी स्थिति बेहतर होगी। सरकारें जाग जाएं के साथ साथ यह भी है कि सरकारें जितनी जल्दी उस पर अमल करें और आम जनता के बीच में भी लाएं, बिना अपनी जेब भरे, क्योंकि सरकारें जागी तो हैं, हाँ, लेकिन वो अपनी जेब भरने के लिए हैं। Correct. ऐसा हमारा देश जीडीपी में चौथे नंबर पे आ जाता है, 30 नंबर पे आ जाता है, ठीक है, बहुत अच्छा कर रहा है हमारा देश, नो डाउट बहुत अच्छा कर रहा है। अगर आंकड़ों में अच्छा कर रहा है तो गलत है, लेकिन अगर सच्चाई में कर रहा है बहुत अच्छा तो यह काबिले तारीफ है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि देश के इतना अच्छा करने के बावजूद भी हमारे देश में रोज मंदिर बन रहे हैं, मस्जिद गिराई जा रही हैं, कॉलेज कितने खुले हैं, क्या इस पे प्रश्न करता है यूथ? हमारे जगह पर कितने हॉस्पिटल्स बनाए गए? मैं नोएडा में रहती हूँ, नोएडा में 2-3 हॉस्पिटल छोड़ करके मैं और नाम नहीं सुनती हूँ। नोएडा में स्कूल्स की जिस तरीके से फीस हैं, मैं यह कहती हूँ कि अगर आप 12,000, 15,000, 1 लाख रुपए महीने सालाना ले रहे हो तो क्या बच्चा IAS बना के आप निकाल रहे हो? एजुकेशन की इतनी कीमत क्यों? और अगर इतनी कीमत है तो कितने लोग पढ़ा पाएंगे, उस एजुकेशन तक पहुंचा पाएंगे? बिल्कुल जायज है। और दूसरी बात यह कि इतने स्कूल्स नहीं है। चलो नोएडा हो गया ये, तो मैं तो वहाँ से बिलोंग करती हूँ जिसको कहते हैं कि मोदी ने वहाँ पर अपना नाम चला करके, अपना जादू चला करके वहाँ से विधायक बने और आज PM बने हैं देश के बैठे हुए। बनारस के बगल में बिल्कुल भदोही है, जिसको भदोही की अगर आप सड़कें देख लें तो वहाँ की सड़कें गड्ढा विहीन मिलेंगी नहीं आपको, गड्ढों के साथ हैं बिल्कुल। एजुकेशन के नाम पर नील है भदोही, हॉस्पिटल्स के नाम पे नील है भदोही। अगर किसी मतलब मैं अपने माता पिता को जल्दी जाने नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि वो इस उम्र में अगर कभी कोई विपदा आ गई तो अगर किसी हॉस्पिटल में चले गए, उनकी अगर जान बचनी भी होगी तो उनकी जान चली जाएगी, क्योंकि मुझे सच्चाई पता है अपनी जगह की। और इस स्थिति में एक बोनस पॉइंट बताते हैं दर्शकों को, बड़ा मजेदार है जो आपने उठाया मुद्दा। इसमें बात यह है कि अब देखिए सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि हमें जो हम करते हैं ना वो समाज में लागू नहीं हो पाता सरकार के कारण, ठीक है, कि सरकार पूरा वो कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, क्योंकि बड़ा टास्क है कि देखिए अगर आप ऑटोमेटेड एक कंपनी को, फैक्ट्री को कर रहे हैं तो उससे आप 50% या 70% ले करके उसे 30% प्रॉफिट दें, बाकी पूरा लेके जनता में बांट पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। पर समस्या ये है कि जो कम्युनिस्ट हैं देश के, जिनके कारण 9 करोड़ लोग पूरे वर्ल्ड वाइड, इसका पूरा डाटा अवेलेबल, 1.5 करोड़ लोग से ज़्यादा ये मारा था, क्या नाम है आपका, हिटलर हत्या करवाया था होलोकॉस्ट में।
पर 9 करोड़ लोगों से ज्यादा नरसंहार कम्युनिज्म के कारण हुआ। वो कम्युनिस्ट जो आज तक ये कहते आए हैं कि मजदूरों का शोषण बंद करो, बंधुआगिरी बहुत परफेक्ट काम था, आज वही मैं कह रहे हैं कि इनको रोजगार काहे नहीं दे रहे, एआई के सब खा जाएगा रोजगार। मतलब आज वो रोजगार मांग रहे हैं, अभी तक कह रहे थे मजदूरों को फ्री करो, मजदूर को, समझ रहे कॉन्ट्राडिक्शन समझ रहे हैं। उनको मांग क्या करनी चाहिए? मांग ये करनी चाहिए कि सरकार के सामने खड़े होकर कहना चाहिए कि अब मजदूरों का शोषण बंद करो और मजदूरों को पैसा दो, यूबीआई लागू करो। और यूबीआई इतना लागू करो, केवल 5,000 रुपए नहीं चलेगा, यूबीआई लागू करना पड़ेगा आपको 50 से 60 हजार की एक आदमी बेहतरीन जिंदगी जी मैं सके। वही आपसे कह रही हूँ नारायण जी कि सरकार, चलिए मैं किसी से ईमानदारी का नहीं रख रही कि ईमानदार कोई 100% हो जाए, मैं नहीं कहती हूँ, और ना मैं कभी ये कहती हूँ कि कोई भी इंसान परफेक्ट है। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके अंदर गलतियां नहीं तो पक्का कोई बड़ी बात है, बहुत बड़ी परेशानी में आप हो। अगर आप नहीं रो रहे हो तो भी आप परेशान हो, अगर आप बहुत ज्यादा हंस रहे हो और नहीं हंस रहे हो तो भी, मतलब बिल्कुल परफेक्ट नहीं रहना है। इम्परफेक्शन मेरे लिए सबसे बेहतरीन चीज है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर सरकार हल्का सा मुनाफा अपने जेब में डाले और उसके बाद अगर देश का भला करे तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर होगा। बहुत बेहतर है, बहुत स्वर्ग हो जाएगा। आज के टाइम में जितने लोग बेरोजगार हैं, किसानों के लिए ये किसान योजना चलाया गया है, पीएम किसान योजना, इसमें अगर आप देखते हैं तो 3,000 रुपए कुछ मिलते हैं महीने के। 3,000 रुपए में किस किसान का भला हो रहा है? 6,000 रुपए हाँ साल का है। तो आप जिस चीज को इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कर रहे हो, पीएम किसान योजना, अगर किसान एक साथ उतर आए सड़क पर तो किसान तो ये बोलेगा ना भाई 6,000 में 3,000 में मेरा क्या हो रहा है, मेरी तो जुताई भी नहीं हो रही है, मेरे खेत में जो मैं डाल रहा हूँ ये क्या कहते हैं, जो दवाइयाँ डाल रहा हूँ कीटनाशक, वो भी नहीं आ पा रहा है ना। और तो आप बीजेपी के लिए तो विन विन है अभी के टाइम में, क्योंकि देखिए इसलिए विन विन है क्योंकि ये राम राज्य जो कह रहे हैं ना, वही राम राज्य जा रहा है। अब उसके लिए इन्हें मेहनत करने की जरूरत है। इस पर तो हम अगली बार बात करें, लेकिन राम राज्य की जो बात कर रहे हैं, जिस पर बीजेपी वोट बटोर रही है, देखा जाए तो राम राज्य किस चीज की? राम राज्य का मतलब है कि एकता। राम राज्य का मतलब ये नहीं है कि जहर फैलाओ। आपने जितने लोगों को सब्सक्राइब करवाया है, अगर आप बीजेपी के चैनल्स को देखिए, जो चैनल्स नामी गिरामी उनको छोड़ दीजिए, बीजेपी एक इतना बड़ा अपना पीआर टीम लेकर के चल रहा है कि उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को हायर कर रखा है, उन्होंने छोटे छोटे पेजेस बना रखे हैं और वो सब बीजेपी की गुणगान करवा रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स को हायर कर रखा है। तो बीजेपी ने एपिसोड में इस बात की बिल्कुल चर्चा बिल्कुल होगी, इस पे बात करेंगे। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये एक तरीके से जो प्रोपेगेंडा ही मान लीजिए या फिर कुछ भी कह लीजिए, या फिर धरातल पर कई लोगों के लिए प्रोपेगेंडा है, कई लोगों के लिए ये है कि राम राज्य बीजेपी ला रही है। तो हम उस बात पे नहीं जाएंगे, पर लेकिन ये जाएंगे कि अगर वो राम राज्य वाकई है तो इनके लिए अवसर है उस राम राज्य को सार्थक बनाने का। और यहीं से अपनी बात समाप्त करते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार, थैंक यू सो मच कि आपने इस मुद्दे पर बात की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, क्योंकि अक्सर कई लोग इस पर बात नहीं करते हैं कि लोग बात करते हैं कि वर्तमान समय में क्या चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में क्या होने वाला है इस पर कोई नहीं बात करता है। तो थैंक यू सो मच नारायण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और ये सिलसिला आगे जारी रहेगा। नमस्कार।